वेलकम बच्चों। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट सेगमेंट, जहां पर हमें पढ़ना है कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंसेस के बारे में। ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म है, इसको थोड़ा टाइम आने पर शुरू करेंगे। तो फिलहाल इसको आगे अगर बढ़ाना है, हमें शुरू करना है, तो यहाँ पर एक खास टर्म के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस चैप्टर में हमें या इस सेगमेंट में हमें डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ना है। तो अगर डाई इलेक्ट्रिक की बात हम करने लगे तो डाई यहाँ पर दो के लिए यूज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है, यानी कि ये हर तरह के सब्सटेंस के लिए काम करता है। बेसिकली हम यहाँ पर मेनली इसको इंसुलेटर्स के लिए लेते हैं, जिसमें दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, बट ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, फिर भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसमिट कराने की एबिलिटी रखता है। कैसे है, क्या है, वो सारी बातें एक करके आएंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है, डाई इलेक्ट्रिक का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इंसुलेटर, इंसुलेटर्स के लिए कहा जाता है, नॉन कंडक्टर्स के लिए कहा जाता है, उनकी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कौन सी? इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ। होता क्या है, हम जब भी किसी डाई इलेक्ट्रिक की बात करते हैं और कहते हैं कि जी ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, तो नॉन कंडक्टिंग होना सिर्फ उसमें एक ही वजह से होता है, और वो ये कि उसके जो सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो न्यूट्रल रहते हैं और फिक्स्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक साथ रहते हैं। इस वजह से इसमें ये हमेशा बंध के रहते हैं, इस वजह से इसमें हमेशा क्या होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती है। अब ऐसे सब्सटेंस के ऊपर जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते ही हैं, ये फोर्स लगाने का काम करता है। अगर हम इसकी वजह से फोर्स की बात करें तो फोर्स EQ आता है, और इसकी एक और खास बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पर सेम डायरेक्शन में और नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू करता है। इस वजह से क्या होगा, थोड़े समय बाद ये जो मॉलिक्यूल नॉर्मल सिचुएशन में रह रहा था, इसमें पोलराइजेशन आ जाएगा। पोलराइजेशन आने का मतलब है अब ये थोड़ी देर बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, जो कुछ इस तरह से था अब वो ऐसा दिखने लगेगा। इसका पॉजिटिव आगे खिसक गया और नेगेटिव पीछे आ गया। इसमें ये पोलर नेचर डेवलप हो चुका है, पोलराइज हो चुका है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी जगह पर डेवलप हो रखा है। तो जो ये फोर्स है, ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों फोर्स EQ फॉर्म में लग रहे हैं। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे इन दोनों के दूर होने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है जहां पर इनका जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये दोनों अलग हो जाएंगे। जिस मोमेंट पर ऐसा हो जाएगा, सब्सटेंस अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को लूज कर जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना उसने टॉलरेट कर लिया था अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए, अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, अपनी डाइलेक्ट्रिक को मेंटेन किया था जितनी मैक्सिमम वैल्यू पर, उसी को हम नाम दे देते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डेफिनेशन में बोला जा सकता है इट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या और अच्छा कहें तो एक्सटर्नल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाई इलेक्ट्रिक कैन विद स्टैंड, टॉलरेट कर सकता है विद स्टैंड, विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। तो जहां तक वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर ले और अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को भी मेंटेन रखे विदाउट ब्रेकिंग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल की मैक्सिमम वैल्यू तक आते आते भी इंसुलेटर को मेंटेन रखता है। उसके बाद आप ऑब्वियसली अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये मीडियम को आयनाइज कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएंगे, मीडियम आयनाइज हो जाएगा, और वो इंसुलेटर नहीं रह जाएगा। अब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज को फ्लो कराने की प्रॉपर्टी आ जाएगी, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो जितना मैक्सिमम वैल्यू इसने टॉलरेट किया दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इसके बारे में खास बात, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट
इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस का नेचर, उसके पॉजिटिव नेगेटिव कितने मजबूत है एक दूसरे के साथ, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा है उन्होंने आपस में, कितना इंटरलिंकिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकिंग, उस पर ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो फॉर एग्जांपल फॉर एयर की बात करते हैं। एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डीएस से डिनोट कर लेते हैं। दिस इज 3 वोल्ट 3 मेगा वोल्ट पर मीटर, या आप इसको 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, और तब जाकर हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंच सकेंगे, जिसका नाम है कैपेसिटर्स। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कैन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम बी गिवन टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताई दिया है एयर का 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये दिया भी है, गिवन में भी है, वैसे भी अभी एग्जांपल में हमने इसकी बात की है। तो बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि 1 कूलम, आप जानते हैं छोटा सा चार्ज, हमने तो बहुत सारे चार्जेस की बात की थी, हम सिर्फ 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो क्या 1 कूलम चार्ज एक ऐसे स्फीयर को दिया जा सकता है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो? 1 सेंटीमीटर का आइडिया आपको है, ये रेडियस है, तो यहाँ एक अच्छा सा एक स्फीयर, एक छोटी सी बॉल बन जाएगी। उस बॉल पर बोला जा रहा है आपको चार्ज डिपॉजिट करवाना है 1 कूलम का। तो 1 कूलम का चार्ज हम डिपॉजिट करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, वो हमें हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन से मिलेगा। तो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। एक बॉल है जिसकी रेडियस हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है आप जानते हैं वो पॉइंट चार्ज वाला बनता है। इस पर जो भी चार्ज हम देंगे वो इसके ऊपर रुकना चाहिए, वो लीक नहीं हो जाना चाहिए, सराउंडिंग में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए सराउंडिंग मीडियम इंसुलेटर, सबसे बढ़िया एयर रखा हुआ है, सराउंडिंग मीडियम एयर के सेंस में लेकर चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस पर चार्ज देंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ने से इसका फील्ड का इफेक्ट बढ़ेगा, फील्ड का इफेक्ट बढ़ने से वो सराउंडिंग मीडियम को आयोनाइज करने की टेंडेंसी पर पहुंचेगा। तो हमें बस ये चेक कर लेना है कि 1 कूलम चार्ज देने से पहले कहीं मीडियम आयोनाइज तो नहीं हो जा रहा है। तो अगर हम ये मानकर चले कि गिवन कंडीशन में चार्ज है 1 कूलम, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, जिसको 10⁻⁻² मीटर कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक कर लेते हैं। दिस इज 1/4πε0 Q/r²। ये फैक्टर हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज वाला केस चलेगा। स्फीयर हम पॉइंट चार्ज की तरह होता है, ऐसा प्रूव कर भी चुके हैं। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, वैल्यू 9 × 10⁹, चार्ज इज 1, रेडियस इज 10⁻⁻4, क्योंकि ये -2² था, -4 ऊपर जाकर +4, और 9 × 10⁻13 वोल्ट पर मीटर बन रहा है, जो कि बहुत 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 ज्यादा है। वैल्यू 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से अगर हम चार्ज 1 कूलम की जगह हाफ कूलम भी कर दें, 1/2 भी कर दें, तो ये 9/2 यानी कि 4.5 आएगा। फिर भी 10⁻13 10⁻6 के सामने बहुत बड़ा है। और ऐसा होने का मतलब यह है कि जब आप 0.000 सम वैल्यू ऑफ चार्ज इस पर डिपॉजिट करा रहे होंगे, इसमें सराउंडिंग के मीडियम को आयनाइज कर दिया होगा। सराउंडिंग के मीडियम को आयनाइज करने से जो भी चार्ज आप इस पर दे रहे हैं वो इस पर डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, वो सराउंडिंग में लीक हो रहा है। और फिर हम कह सकते हैं हेंस 1 कूलम चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें किसी बॉडी पर चार्ज डिपॉजिट कराने की जरूरत पड़े, स्पेशली कंडक्टर्स पर, तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सराउंडिंग मीडियम में कौन है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है। और सेफ्टी के लिए अगर बताया जाए आपको, फॉर सेफ्टी पर्पसेस चार्ज आप रखना चाहते हैं, हम जनरली जो अप्लाइड चार्ज या अप्लाइड फील्ड रखते हैं, दिस इज अराउंड 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्योंकि हम नियर बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वैल्यू में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारा सारा जो चार्ज है सराउंडिंग में लीक हो जाएगा और चार्ज डिपॉजिट कराने की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमेशा 10% का अप्लाइड फील्ड रखते हैं। ये तो बहुत बड़ा है, यानी कि एक स्फीयर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उस पर हम 1 कूलम का भी चार्ज डिपॉजिट नहीं करा सकते। जबकि चार्ज की तो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जरूरत पड़ती रहती है,
आप समझ ही रहे। और क्योंकि हम एक छोटे से स्फीयर पर चार्ज नहीं डाल पा रहे हैं, तो जरूर हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट बनाने की जरूरत होगी जहां पर हम इफेक्टिव अमाउंट में चार्ज डाल सकें। और वो कैसे किया जाता है उसी के बारे में हमारा चैप्टर है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंसेस। तो इसको बढ़ाएंगे आगे, उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को आगे, और अब हमारे पास आ रहा है टॉपिक पढ़ने के लिए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को शुरू करें उससे पहले एक जनरल सी बात करते हैं। जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ की रूटीन शेड्यूल को देखें तो आप जानते ही हैं कि इंसान को डेली शेड्यूल को रन कराने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए, या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो बेसिक नीड है वो क्या है। अब इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि भाई मोबाइल फोन चाहिए, है ना, आजकल तो बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज हो गई है। फिर कोई बोलेगा चलो और थोड़ा और अच्छे पर आए तो खाना चाहिए, बगैर खाने के नहीं रह सकते। लेकिन थोड़ा और बेसिक नीड पर आए तो फिर जब हम सोचने लगता है तो कोई बोल देता है कि जी हवा चाहिए। तो हवा बिल्कुल बेसिक है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही। उसके बाद जो दूसरी नीड आती है वो है वाटर की, होती है ना। बेसिकली दिन में मोबाइल ना मिले फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन दिन भर आपको पानी ना मिले तो आप समझते ही हैं कितनी परेशानी हो जाएगी। ऑक्सीजन से तो खैर डायरेक्ट बेसिक नीड आती ही है, सबसे पहली नीड है वो। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल एक बेसिक जनरल नीड की। तो एक जस्ट रिलेशन के लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि हम लोगों को अपने डेली रूटीन को चलाने के लिए सुबह उठने से लेकर ऑब्वियसली रात को सोने तक ढेर सारे काम हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं। मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है वर्किंग शेड्यूल के लिए। ठीक इसी तरह से हमारे चारों तरफ जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे कि हमारा ये फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बहुत सारे हैं। तो इन सभी डिवाइसेस के लिए भी बेसिक नीड होती है कुछ ऐसी ही। तो क्या है वो, तो आप समझ ही रहे हैं वो क्या है, कईयों के दिमाग में आ भी गया होगा। वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट बोल लो या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लो। और ये सब बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। 10th क्लास में आपने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम भी अपनी अगली यूनिट जब सेकंड यूनिट शुरू करेंगे वहीं से बात शुरू करेंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेसिक है। और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं हमारे वाटर फ्लो के थ्रू या वाटर सप्लाई के थ्रू। तो एक थोड़ा सा याद करना आसान होगा, इससे रिलेट करके इसीलिए बताया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे हमें पानी की जरूरत है उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत है। रिलेट करके रखेंगे, आगे भी काम आएगा ये। अब हमें जो हमारी जो बेसिक नीड है वाटर की, वो हमें कैसे मिलती है, वो हमारी जनरल हमारी जो सोसाइटी में जो सप्लायर्स हैं, वाटर सप्लायर्स, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें जरूरत है पानी की सुबह से लेकर कंटिन्यूअसली अलग अलग कामों के लिए शाम तक चाहिए होता है। लेकिन जब जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वाटर सप्लायर आकर हमारी पानी की नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि आपको जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी आपको एक बार में या 2 बार में सुबह और शाम पानी का सप्लाई दे दिया जाएगा। आप उससे अपनी डेली नीड पूरी करें। तो आपको जो सुबह और शाम पानी मिलता है, आप लोग के घरों में भी आता ही होगा सप्लाई के फॉर्म में, तो उसे आप रखते कहाँ हैं? उसे आप रखते हैं अपने घर के वाटर टैंक में। ऊपर छत के ऊपर बना रखा है एक वाटर टैंक। तो जो वाटर टैंक है वो पानी को स्टोर करने का काम करता है, और जब हमें जरूरत होती है वाटर सप्लाई की, वाटर नीड की, तो हम उससे डायरेक्ट विड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को भी कुछ खास टैंक की जरूरत पड़ती है चार्ज को स्टोर करके रखने के लिए। क्योंकि जब हमें उन्हें इनिशिएट कराना होता है तो उन्हें एक्सेलरेट करना होता है, या ये कह लो इनिशिएट करते वक्त ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो सडन सप्लाई चाहिए चार्ज का। बेसिकली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई होता है वो जनरल सप्लाई है, डिवाइसेस को चलाने के लिए तो चाहिए ही है वो, लेकिन उतने सप्लाई से डायरेक्ट डिवाइस को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। तो वहां पर सडन सप्लाई के लिए, सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए, ये कह लो पुश करने के लिए एक तरह से हमें एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और उस एडिशनल इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऑलरेडी स्टोर करवा के रखते हैं हमारे एक खास डिवाइस में, एक टैंक में कह लीजिए। जैसे आप पानी के लिए वाटर टैंक बनाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स चार्ज के लिए टैंक बनाते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली एक तरह का टैंक, बेसिकली एक तरह का एक ऐसा सर्किट है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो हम एक जनरल डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज ए डिवाइस, ये डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड
टू स्टोर करने के काम आ रही है, यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसका काम है जब डिवाइस इनिशिएट होती है, शुरुआत होती है, उस वक्त हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एज कंपेयर टू इट्स नॉर्मल फ्लो। एक इस बात का भी एक छोटा सा एग्जांपल आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ध्यान होगा। जैसे एक हॉर्स कार्ट की हम बात करते हैं, हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी, कहीं ना कहीं बैठे होंगे आप लोग उसमें, तो उसको कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो जिस वक्त हॉर्स कार्ट स्टेशनरी पोजीशन में होता है उस वक्त काम करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वो चलता है, इनिशिएट करता है, उस वक्त तो बढ़ते 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 लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंचता है जो मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके बाद फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट भी हो जाता है, मोशन के अगेंस्ट में रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन। अब यहाँ पर जो हॉर्स के लिए आता है, हॉर्स के लिए जो इनिशियल एफर्ट होता है कार्ट को मोशन में लाने के लिए, वो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होता है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी इस बात को टैली कर सकते हैं कि जब वो नॉर्मल रनिंग मोशन में होता है तब फिर भी वो स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन जब उसको इनिशिएट करना होता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी हल्की सी शेक जैसी होती है, मींस उसको ज्यादा एफर्ट लगाना होता है। आप देख के पता लगा सकते हैं इस बात को। तो इनिशिएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें हर जगह एनर्जी की वैल्यू ज्यादा ही चाहिए होती है। आप कभी किसी बच्चे को अगर साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, इनिशियली आप धक्का लगाते हैं, या किसी कार में आप धक्का लगाना शुरू कर रहे हैं, तो इनिशिएट करते वक्त एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसके बाद जब फ्लो बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है, तो फिर भी काम आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। तो वही बात हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी है। जब कोई रुकी हुई डिवाइस जिसको इनिशिएट करना है तो एडिशनल एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो हमारा ये कैपेसिटर ही फुलफिल करता है, चार्ज को सप्लाई करवाता है। और अब जब चार्ज को सप्लाई कराने के लिए हमें चार्ज को स्टोर करने की जरूरत है, तो स्टोर कोई भी कैपेसिटर जो डिवाइस है कितना कर पाएगी, उसकी एबिलिटी के लिए हमने टर्म रखी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेसिकली बोला जाता है, ये एबिलिटी है, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, बोल देते हैं इट इज एबिलिटी, और कैपेसिटी कह सकते हो, इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसा भी हम रिलेट करने के लिए बात कर ही रहे थे कि जो चार्ज है वो हमारा पानी जैसी नीड, जैसे हमारे लिए पानी की नीड, पानी हमें लिए जितना जरूरी है उतना ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत। हमारे लिए जो वाटर को स्टोर करने की नीड है वो हम वाटर टैंक से बनाते हैं, तो कैपेसिटर यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए। अब अगर हम उस टैंक की बात करें तो हमारे घर की छत पर रखा हुआ टैंक हो सकता है हमारे पड़ोसी के घर पर रखे हुए टैंक से बड़ा हो या छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हर किसी की नीड। किसी की बड़ी फैमिली है, वो बड़ा टैंक या ज्यादा टैंक लगाएगा, एक से ज्यादा लगा देगा। किसी की जरूरत कम से काम चल जाती है तो नॉर्मल साइज का टैंक अपने हिसाब से रख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने डेली लाइफ में देखा ही है। बिल्कुल इसी तरह से हर कैपेसिटर के साथ भी कहानी है कि हर कैपेसिटर की अपनी एक एबिलिटी, एक स्पेसिफिक एबिलिटी, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा। तो जितना भी वो चार्ज को स्टोर करेगा उसे हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। कितना एक चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी एबिलिटी, वो कैपेसिटेंस कहलाती है। और इसको अब बनाना है तो हम थोड़ा सा कैपेसिटर पर आते हैं। ध्यान रखेंगे कैपेसिटर बेसिकली ये डिवाइस है, जबकि कैपेसिटेंस यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, ठीक है। तो डिवाइस, इसके लिए कोई यूनिट नहीं रखेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए हम यूनिट रखते हैं, लेकिन यूनिट हम तब बनाएंगे जब हम इसके एक फॉर्मूले पर पहुंचेंगे। उससे पहले अगर हम रिलेट कर लें तो कैपेसिटर बनाने के लिए हमें, यानी कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखने के लिए हम किसी भी एक कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक वायर हो सकती है, वो एक स्फीयर हो सकता है, वो एक प्लेट हो सकती है, और वो कोई अगर आपको चाहिए तो आप जैसी भी डिवाइस चाहें अपनी शेप से, अपनी चॉइस से शेप डिजाइन कर सकते हैं, है ना, जो भी शेप, इवन इरेगुलर को भी लिया जा सकता है। ये सब कंडक्टर्स होंगे जिनके ऊपर ऑब्वियसली चार्ज बहुत इजीली इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, ये अर्थ से इंसुलेट करा के रखने हैं ताकि चार्ज लीक ना हो। आप जानते ही हैं कोई ऐसा टैंक तो नहीं रखना चाहेंगे जो नीचे से खाली हो, बॉटम हो ही ना, आप ऊपर से पानी डालें वो निकल जाए, ऐसे चार्ज का, ऐसे टैंक का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी तरह से हमें इसके लिए भी ध्यान रखना है कि चार्ज जो हम दे रहे हैं वो लीक ना हो। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे टैंक से वाटर लीक ना हो, तो उसके लिए इसको अर्थ से इंसुलेट करा के रखना है, क्योंकि हमें पता है एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ के कांटेक्ट में आते ही हमेशा न्यूट्रलाइज होकर अर्थ में डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये वायर के फॉर्म में है, स्फीयर के फॉर्म में है,
इवन आप एक बॉडी और रहेगी जनरल शेप की, सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं आप, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड, कैसा भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। सब मेटल के होंगे, अर्थ से इंसुलेटेड होंगे। और अब अगर हम इसमें देखें तो हमें कौन सी शेप लेनी है, जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे घरों में भी जब हमें टैंक लगाने की चॉइस होती है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं भाई मैक्सिमम कैपेसिटी वाला टैंक लगाएं। तो यहाँ भी हम कोशिश ये रखते हैं कि कोई ऐसी शेप ली जाए जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं मिनिमम किसके लिए होगा। तो मिनिमम आप समझ ही रहे होंगे, इसमें से कौन है जो सबसे कम चार्ज स्टोर करेगा अपने पास। ऑब्वियसली जिसके पास सबसे कम सरफेस एरिया है, यानी कि वायर। तो वायर को तो हम कभी लेते ही नहीं है, हटा दिए, आप चाहे तो बना सकते हैं। उसके बाद बात करें तो जो 4 बचे हैं इसमें से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो, या डी सिलेक्ट करना है, हटाना है, तो कौन सा सबसे बेकार है। ऑब्वियसली इररेगुलर शेप है, लेने के लिए ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन आड़ा टेढ़ा टैंक कौन लगाता है अपने घर में, एक स्पेसिफिक शेप का लगाते हैं। तो हम लोग जो टैंक लगाते हैं खैर वो सिलेंड्रिकल शेप का है, बट चार्ज को स्टोर करने के लिए तीनों ही बढ़िया है। तीनों तरह के कैपेसिटर हमारे पास आते हैं। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट की फॉर्म में, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। सभी अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, बस अपनी कैपेसिटी किसकी कितनी है, कैसी नीड है, उसके हिसाब से हम इनको सिलेक्ट करते रहते हैं। तो कोई भी आपने कंडक्टर लिया है, सपोज एक स्फेयर ही लिया है, सपोज आपने पहले वाले को ले लेते हैं, तो आपने इस पर चार्ज डिपॉजिट किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चार्ज डिपॉजिट हो गया। सराउंडिंग मीडियम एयर, हमने ग्राउंड से इंसुलेट करा दिया, यानी रास्ता रोक दिया चार्ज के लीक होने का। बट अभी अभी हमने पढ़ा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक टर्म है जो सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से चार्ज को लीक होने के लिमिट बनाती है। तो चार्ज जैसे आपने दिया, इसका फील्ड बना, इसका पोटेंशियल बना, वो पोटेंशियल अभी फिलहाल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं है, तो हम इसमें चार्ज डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं। अब नहीं डाल सकते। अब क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके बाद जो इसकी वजह से बनने वाला फील्ड था, नाउ इट इज वी कैन कंसीडर कंपेरेबल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर ऐसा हो गया, अब इसके बाद अगर आपने इसमें एडिशनल चार्ज डाला, तो जैसे ही आप चार्ज डालेंगे ये इससे बड़ा हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम को आयनाइज करेगा और चार्ज सारा का सारा लीक हो जाएगा सराउंडिंग में। यानी कि आपका टैंक एक तरह से फूटे हुए टैंक की तरह ये बिहेव करने लगेगा और सारा का सारा जो भी स्टोर किया था आपने वो सब लीक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम इसके जो चार्ज की वैल्यू इस पर देते हैं, एक हर कैपेसिटर के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है चार्ज स्टोर करने की। और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज बॉडी पर डिपॉजिट कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल जो डायग्राम मैंने नया बनाया उसके हिसाब से मान लेते हैं ई कंपेरेबल टू डीएस है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो राइज हुआ है, जब हमने इस पर दिया गया चार्ज राइज किया था, चार्ज को बढ़ाया तो इसका पोटेंशियल भी क्या हुआ, बढ़ा। पोटेंशियल बढ़ने से सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको रिलेशन याद ही होगा, E is equals to माइनस dv by dr की हमने बात की है। इसको आगे से हम v upon l या v upon d ऐसा कुछ लिख लेते हैं, जिसमें v is the potential difference, d is the distance up to which it is applicable and E is the electric field। तो जैसे जैसे हमने इसमें चार्ज दिया वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट साइज पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रीच करने लगता है। जैसे वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस करेगा ये सारा का सारा चार्ज लीक हो जाएगा। इसका मतलब हम इसके बाद इसमें चार्ज डिपॉजिट नहीं करा सकते। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा ना हो जाए। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप थोड़ा सा फोकस के साथ जरूर सुने। हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर, एक ऐसी डिवाइस जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना, बात हो गई। कैपेसिटेंस उसी डिवाइस की एबिलिटी कितना स्टोर करेगा, रिलेट करने के लिए आपको वाटर टैंक का एग्जांपल दे दिया है। हर टैंक की अपनी अपनी एबिलिटी, ग्लास से लेकर बाल्टी उससे ऊपर टैंक, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीजिंग वे में कैपेसिटी है। कैपेसिटर के साथ भी ऐसे ही होते हैं, ऐसा ही हो रहा है कि जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। तो उस एबिलिटी को मेजर करने के फैक्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बॉडी हमने ली है, कंडक्टिंग बॉडी, उस पर धीरे धीरे चार्ज बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते अब हम मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गए। इससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते गए इसका पोटेंशियल बढ़ता गया, पोटेंशियल बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस करने की टेंडेंसी पे पहुंच गया। अब आप देखें तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्रॉस होगा, मीडियम आयनाइज होगा सराउंडिंग मीडियम, और सारा चार्ज आपका सराउंडिंग में लीक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने लिमिट कर दिया है कैपेसिटेंस के फॉर्म में। तो यहां से हमें एक रिलेशन जरूर पता चला है, हमने देखा है, ऐसा देखा गया है, इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता चला है दैट, आप कह सकते हैं राइज इन पोटेंशियल, जो बॉडी के पोटेंशियल में राइज आया है, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन।
तो इसको आप V प्रोपोर्शनल टू Q थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लेते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V। ये कुछ आपको याद आ रहा होगा, ऐसा हमने ओम्स लॉ में भी लिखा है, 10th क्लास में वहां पढ़ चुके थे। तो ओम्स लॉ में जो हमने लिखा था वहां पर भी कुछ ऐसे I V V I कुछ ऐसा चलता था, वही कुछ यहाँ पर भी आ रहा है। तो V प्रोपोर्शनल टू Q, फिर Q प्रोपोर्शनल टू V, मैथमेटिकल रिलेशन बनाने के लिए इंटरचेंज कर दिया। तो यहां से Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो C आता है और हम लिख लेते हैं इसको V। यहां पर जो C है उसी C का नाम है कैपेसिटेंस। जो C है दिस इज Q अपॉन V, चार्ज गिवन टू राइज इन पोटेंशियल, इसी को हमने कह दिया कैपेसिटेंस, इसी को हमने कैपेसिटेंस कह दिया। और यहां से एक डेफिनेशन और बन गई, क्या बन गई? कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू राइज इन पोटेंशियल, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कोई बच्चे बोलते हैं जी यहीं पे ब्रेक कर लेते तो फॉर्मूला उल्टा हो जाता, तो ऐसा नहीं है, वो रिजल्ट के हिसाब से या डायमेंशन के हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। मैं अगर यहां ब्रेक करता तो मैं लिखता V इक्वल टू 1/C इंटू Q, बात वही है, रिजल्ट उससे भी वही आ जाना था। तो खैर वो रिजल्ट बना लिया, आप इसी फॉर्म में इसको याद रखें, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और फॉर्मूला इसका चार्ज गिवन टू राइज इन पोटेंशियल, नाम इसका कैपेसिटेंस रखा। एंड नाउ वी कैन मेक इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट चार्ज के लिए कूलम, पोटेंशियल के लिए वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और इसका दूसरा नाम आ जाता है फैरेड, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। नेचर में ये बहुत बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकल लेवल पर हमें इसमें थोड़ा सा अलग तरह की यूनिट रखनी पड़ती है। अगर देख लें, ये तो खैर आपको जनरल वे में बता दिया था, इसको नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो फैरेड यूनिट है एक्चुअल में ये बहुत बड़ी यूनिट निकल कर आती है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये कह लेते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट्स में आप कुछ और यूनिट्स यूज करेंगे, आगे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे उससे प्रूव हो जाएगा। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, प्रैक्टिकली जो हम यूज करने जा रहे हैं वो दूसरी है कैपेसिटेंसेस या कैपेसिटेंस। जैसे एक आती है 1 माइक्रोफैरेड, इसको हम डिनोट करते हैं 1 म्यू एफ से, और इसका कन्वर्जन 10⁻⁶ फैरेड है, छोटे लेवल पर ले आए हैं। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 1 नैनो फैरेड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, नैनो आपने पढ़ रखा है, NF 10⁻⁹ फैरेड। तीसरा 1 पिको फैरेड तक भी हम चले जाते हैं, ये 1 PF है 10⁻⁻12 फैरेड, यानी कि 2/-6 आया है, तो 1 माइक्रोफैरेड, ऐसा भी कई बार प्रैक्टिकल केस में लिखा हुआ होता है। ये हमारी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होंगी कैपेसिटेंस की। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा ही बनाते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। C के लिए Q अपॉन V, Q के लिए 80, V के लिए W अपॉन Q, Q भी ऊपर आ गया तो 80 दो बार आ गया है, 80 इंटू 80, नीचे W यानी कि ml2t-2, सॉल्व करेंगे तो m-1 l-2, t ऊपर जाके t2 और t2 पहले से था तो t4 और a2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का, ठीक है। थोड़ा बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का। अभी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, फिलहाल के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं आगे, और हम देखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो जो फॉर्मूला हमने लगाया था C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये हर कैपेसिटर के लिए काम करेगा। शेप चाहे कोई भी हो, स्फेरिकल हो, प्लेट हो, सिलेंड्रिकल हो, इरेगुलर हो, वायर हो, जो आप चाहें वो रखो, लेकिन फॉर्मूला ये कॉमन रहेगा सबके लिए। हाँ, शेप के हिसाब से भी फॉर्मूले बनते हैं, बट वो बाद में। फिलहाल हम थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को देखने जा रहे हैं, और यहीं पर हम जानेंगे कि क्यों हमें कैपेसिटर फैरेड की जगह माइक्रो, पिको, नैनो में मेंशन करना पड़ता है, वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। खैर ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट कैपेसिटर को समझने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां से हम थोड़ा सा इसको जरूर अच्छे से समझ सकेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि हमने चार्ज स्टोर कराया कैपेसिटर पर Q और इसकी रेडियस है R, तो वी नो दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, हर कैपेसिटर के लिए काम करेगा। अब अगर आप पोटेंशियल की बात करें, बट V फॉर पॉइंट चार्ज, अब मैं पॉइंट चार्ज क्यों लिख रहा हूं इसको, पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज, वो इसलिए क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने प्रूव किया है कि दिस एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस।
इसको आप फर्स्ट में पुट कर देंगे तो C का फॉर्मूला आ जाएगा Q अपॉन V, V इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, आपको दिख ही रहा है, Q से Q कट जाएगा और C का फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यहाँ से C इज डिपेंडिंग ऑन R फॉर गिवन मीडियम। बाकी अदरवाइज अगर आप देख रहे होंगे तो ये मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है, तो मीडियम और साइज दोनों डिसाइड करते हैं। फिलहाल अगर हम एयर, जो कि बहुत अच्छा इंसुलेटर माना जाता है, यानी जहां पर चार्ज को स्टोर करना आसान होना चाहिए, वहां पर ये साइज R पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि क्यों 1 फैरेड की कैपेसिटी हम नहीं रख सकते। तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर बेस्ड, कैन वी हैव ए स्फेरिकल कैपेसिटर, can we have a spherical capacitor of capacitance 1 farad in our school lab, है ना। स्कूल लैब में रखते हैं कैपेसिटर्स को, प्रैक्टिकल तो आप लोग वहीं करते हैं, नहीं तो कभी कभी इसको स्कूल ग्राउंड भी बोल देते हैं, ग्राउंड में ले आओ, कभी एक्सपेरिमेंट वहां भी करेंगे, ग्राउंड तो बड़ा है, लैब में भले ही ना रख पाओ, ग्राउंड में तो रखना ही चाहिए, सभी के स्कूल में बड़ा सा ग्राउंड होता है, तो रख पाएंगे कि नहीं। स्फीयर एक बॉल रखनी है, 1 फैरेड कैपेसिटी होनी चाहिए और आपको अपने स्कूल के ग्राउंड में रखना है, स्कूल का ग्राउंड का साइज आपको पता ही होगा, तो रख पाएंगे या नहीं, सोचो। तो नहीं सोच पा रहे हैं, ये तो बहुत ही समस्या वाली बात है कि नहीं सोच पा रहे हैं, और अगर सोच पा रहे हैं तो मुझे लगता है आपका आंसर होना चाहिए यस। और ये सब बातें साइज से डिपेंड करती हैं, तो हम साइज को ही चेक कर लेते हैं, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। गिवन में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 1 फैरेड, ठीक है, एंड रेडियस हमें चेक कर लेनी है, तो एज C का फॉर्मूला हमने चेक किया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहाँ से R का फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं पहले से, और C मल्टीप्लाई में है, वैल्यू रखेंगे तो दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, C इज 1, तो ये आ गया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। इसको किलोमीटर में ले जाओगे तो ज्यादा होगा तो 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, किलोमीटर का आइडिया आपको लग ही रहा होगा। अब अगर आप अर्थ के साइज के ऊपर ही आ जाए, स्कूल का ग्राउंड तो बहुत छोटा होगा उसके सामने, अर्थ की रेडियस की ही बात करें, एज रेडियस ऑफ अर्थ, या सीधे हम इसको यहीं पर लिख देते हैं कि जो ये वैल्यू है दिस इज मच मच ग्रेटर देन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस से ही बहुत बड़ा हो गया है। तो यानी कि स्कूल के ग्राउंड में क्या आप इसे पूरी अर्थ पर नहीं रख पाएंगे, आपको तो इससे बड़ा एक और प्लेनेट चाहिए होगा सिर्फ उस कैपेसिटर को रखने के लिए, बाकी लोग कहाँ जाएंगे उसको यूज करने वाले। तो सीधे सी बात है कि विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। तो पता चल रहा है कि डायरेक्ट एक स्फेरिकल कैपेसिटर लेकर उसको 1 फैरेड की कैपेसिटी देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें छोटी यूनिट्स पर जाना पड़ता है। और अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। उन अरेंजमेंट में क्या क्या होता है, क्या ये फिर कैपेसिटेंस है और किस तरीके से काम करते हैं, क्या अदर क्वांटिटीज हैं, वो सारी बातें आगे करेंगे। फिलहाल आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये नोट हो गया है तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आज की क्लास वाइंड अप करेंगे यहीं पर, क्योंकि बहुत कुछ आपको नया और अच्छे स्टैंडर्ड का सीखने को मिला है। इसको अच्छे से 2-3 बार जरूर देखें। अगर आपको डाउट आ रहा है, पहली बार में नहीं समझ में आई ये चीजें, थोड़ा सा जहां रिलेशन दिए हैं उनको प्रैक्टिस करें, जो रिजल्ट निकाले हैं, डायमेंशंस निकाले हैं, वैल्यूज रखी हैं, उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करें और रिटेन करने की कोशिश करें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, लेकर आएंगे वहां पर नए कॉन्सेप्ट्स और अच्छे कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट, चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट, है ना, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी होते हैं चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स। तो उनकी सबकी बातें होंगी अगली क्लास में। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, वहीं पर बढ़ाएंगे इस कैपेसिटेंस को आगे और अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे इसमें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।